कहानी की शुरुआत होती है 2035 में। इस वक्त दुनिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। एक कंपनी जिसका नाम बायोनिक था लोगों के लिए खास किस्म के मैकेनिकल पार्ट बनाती है। उन्हें उन लोगों के शरीर से जोड़ा जाता है जिनके हाथ पैर ना हो। ये मैकेनिकल पार्ट एक आम इंसान को काफी ज्यादा ताकतवर और तेज बना देते हैं। ऐसे लोगों को बायोनिक्स कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बायोनिक्स को पसंद नहीं करते और वो ऐसे इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को बैंक में दाखिल होते देखते हैं। जब इसने अंदर जाने की कोशिश की तब अचानक से अलार्म बजने लगे। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बताया कि उसका हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है। गार्ड उसकी ये बात सुनकर उसे अंदर जाने देते हैं। इसके बाद वो एक खास कमरे में गया जहां उसके चेहरे और आंख के स्कैन होते ही उसके सारे लॉकर्स खुलने लगे। लॉकर्स के अंदर उसे 3 और मशीनी हाथ मिले जिनमें से एक हाथ के अंदर एक हथियार छुपा हुआ था। उसने अपना पहला हाथ निकाल कर दूसरा हाथ जोड़ लिया, जिसके बाद उसने अचानक से बैंक के लोगों पर हमला कर दिया और फिर एक लॉकर तोड़कर उसमें से कुछ हीरे भी चुरा लिए। जल्द ही बैंक की सिक्योरिटी उसे रोकने के लिए आई, लेकिन उसका रोबोटिक हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसने लड़ाई में उन सभी को मारा और इस दौरान उसे भी चोट लगी। वहां से भागते हुए वो एक औरत को बंदी बना लेता है, जिसे मारने की धमकी देकर वो आखिरकार बैंक से भाग निकला। बैंक से बच निकलने के बाद वो आदमी अपने भाई हेतोर से मिला। वो बुरी तरह से जख्मी था और अपने भाई से कहने लगा कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसने चुराए हुए हीरे हेतोर को दे दिए और उसे जल्दी से वहां से निकल जाने को कहा। पुलिस वहां पहुंचने वाली थी, इसलिए हेतोर को वहां से भागना पड़ा और इसके फौरन बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां उस आदमी की लाश पड़ी थी। पता चलता है कि वो एक बॉक्सर था। दूसरी तरफ इस बॉक्सर का भाई बॉक्सिंग एकेडमी पहुंचा। उसने अपने चुराए हुए हीरे अपने दोस्तों को दे दिए। इसके बाद एक और लड़का जिसका नाम गुस्सावो था वहां आया। हेतोर ने गुस्सावो से पूछा कि वो आखिर उनके साथ क्यों जुड़ना चाहता है, जिस पर गुस्सावो ने जवाब दिया कि वो अपने मौजूदा हालातों से तंग आ चुका है और कुछ बदलना चाहता है। इसके बाद गुस्सावो ने हीरों की जांच की और हेतोर को उनकी क्वालिटी के बारे में बताया। गुस्सावो ने बताया कि इन हीरों के उन्हें कम से कम $500 मिलियन तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हैकर्स उनकी मदद कर रहे थे और वो लोग $1 मिलियन मांग रहे थे। गुस्सावो ने बताया कि वो किसी को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद वो दोनों गुस्सावो की बहन मारिया से मिलने एक स्टेडियम में गए। वो एक लॉन्ग जंप प्लेयर थी जो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती थी। इसकी माँ भी इस गेम में चैंपियन रह चुकी थी। मारिया बचपन से ही इसके लिए ट्रेनिंग कर रही थी ताकि वो एक दिन अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन फिर मारिया की बहन गैबी ने एक रोबोटिक दायां पैर लिया और अपनी माँ के रिकॉर्ड को बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया। इतना लंबा कूदना किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं था। गैबी की पावर से इंप्रेस होकर लोग अब बायोनिक्स के पार्ट्स लगवा रहे थे, जिससे उनकी ताकत और रफ्तार बेहिसाब बढ़ जाए और लोग अब मारिया जैसे नॉर्मल खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। खैर, इसके बाद गुस्तावो ने अपनी बहन को उनके प्लान के बारे में बताया और मारिया कहने लगी कि वो उनसे बाद में बात करेगी। इसके बाद हम बायोनिक कंपनी को देखते हैं जिसे डारियो और रिकार्डो चलाते थे। असल में रिकार्डो गैबी और मारिया का बाप है। दुनिया भर में बायोनिक्स की डिमांड आसमान छू रही थी। पहले तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ जंग में घायल हुए फौजियों की मदद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल खेल कूद में भी हो रहा था। कंपनी एक खास किस्म की चिप पर काम कर रही थी, जिसके बाद इनके बनाए हुए पार्ट्स की ताकत और रफ्तार 30 गुना और बढ़ जाएगी। डारियो, रिकार्डो और वोंडा, जो कि गैबी की मैनेजर है, इस अपडेट के बारे में बात कर रहे थे। वो खुश थे कि इस अपडेट के बाद गैबी और तेज और ताकतवर हो जाएगी और इससे वो नए नए रिकॉर्ड बनाएगी, जिससे उनके रोबोटिक हाथ पैर की डिमांड दुनिया में और बढ़ जाएगी। इस दौरान मारिया हेतोर से मिलने आई। मारिया से बात करते वक्त उसने अपने भाई की कहानी बताई। वो कहने लगा कि बायोनिक्स के आने से पहले उसका भाई बॉक्सिंग चैंपियन था, लेकिन बायोनिक्स के आने के बाद आम खिलाड़ियों के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। मारिया कहने लगी कि उसे कई सारे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि वो सिर्फ बायोनिक एथलीट्स का मुकाबला कर सके। उनसे जीतना तो बहुत दूर की बात है। हेतोर ने कहा कि फिर तुम भी बायोनिक्स क्यों नहीं बन जाती, और वो कहने लगा कि फिर तो वो सबसे बेहतर होगी और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस रात मारिया ने एक ऐड देखी जिसमें उसकी बहन गैबी थी। ये देखकर उसे जलन महसूस हुई, क्योंकि गैबी ने ये सब मेहनत से नहीं बल्कि अपने रोबोटिक टांग से किया था। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता रिकार्डो और गैबी एक पार्टी रखकर बैठे थे, जिसमें गैबी की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। जब गैबी ने मारिया से बातचीत करना चाही तो उनमें बहस होने लगी। गैबी कहने लगी कि मारिया हमेशा से उससे जलन महसूस करती है, जिस पर मारिया ने जवाब
जवाब दिया कि अगर पापा नहीं होते तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन गैबी कहने लगी कि मैं अब तुमसे आगे निकल रही हूँ, इसलिए ये चीज तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। रिकार्डो ने मामला संभालने की कोशिश की, मगर मारिया के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। वो सबके सामने कहने लगी कि दुनिया कितनी बदल गई है, बायोनिक्स खिलाड़ी अब उनसे 2 गुना दूर कूदने लगे हैं, तो कोई आम खिलाड़ियों को क्यों देखेगा। वो कहने लगी कि पहले खिलाड़ी मेहनत से बनते थे और अब नकली टांग से बनते हैं। ये कहकर मारिया पार्टी से निकल गई। उसकी बातें सुनकर सब हैरान थे। मारिया वहाँ से अपनी बाइक लेकर तेजी से निकली और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जब उसे होश आया तो उसने देखा हेतोर वहाँ बाहर खड़ा था और उसके परिवार के लोग उसके आसपास मौजूद थे। मारिया को जब बताया गया कि उसका दायां पैर काट दिया गया है तो मारिया जोर जोर से रोने लगी। तब डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शन देकर शांत किया। दूसरी तरफ पुलिस वाले हेतोर और उसके लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उन पर शक था कि वो लोगों को बायोनिक्स बनाने के लिए जानबूझकर उनके हाथ पैर कटवाते हैं। जल्दी मारिया को हेतोर का मैसेज मिला जिसमें उसने पूछा था कि मेरा भेजा हुआ गिफ्ट मिला या नहीं, और फिर गैबी ने उसे हेतोर का भेजा हुआ गिफ्ट पकड़ाया जिसमें एक गुड़िया थी और उसकी टांग पर बायोनिक्स पार्ट्स लगे हुए थे। ये एक इशारा था कि हेतोर मारिया को बायोनिक पार्ट देना चाहता है, जिसे देखकर वो खुश हो गई। जल्द ही वो चिप जिसे NIM कहते हैं वो मारिया के सर में लगा दी गई। डॉक्टर डारियो ने खुद उसका इलाज किया और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, जिसके बाद मारिया को एक नया मशीनी पैर लगाया गया। मारिया खुशी से झूम उठी क्योंकि अब वो सब कुछ दोबारा कर सकती थी। जल्दी उसने फुल स्पीड से भागकर बहुत दूर तक जंप लगा दी और वो जमीन पर गिर पड़ी। और फिर डॉक्टर डारियो ने उसे समझाया कि उसका एनर्जी लेवल अभी कम है और अगर कभी भी उसका लेवल 0 आया तो वो कोमा में चली जाएगी। अपने आप को फुल चार्ज करने के लिए उसे कम से कम 12 घंटे सोना होगा। जल्द ही हेतोर भी वहां आ गया और अब धीरे धीरे उन दोनों के दरमियान नजदीकियां बढ़ने लगी थी। और फिर एक दिन हेतोर मारिया से कहने लगा कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था और उसने मारिया से कहा कि वो भी अपनी माँ और उन खिलाड़ियों का बदला ले जिनकी मेहनत और लगन को बायोनिक्स खिलाड़ियों ने धुएं में उड़ा दिया है। मारिया एक शर्त पर इस बात पर राजी हो गई कि इन सब में उसके भाई गुस्तावो को न घसीटा जाए। इसके बाद हम एक बैंक के ट्रक को देखते हैं जो बहुत सारा पैसा ले जा रहा था। मारिया ने हेतोर की टीम के साथ मिलकर ट्रक का एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे उसके अंदर बैठे गार्ड्स जख्मी हो गए। जल्दी मारिया ने वहाँ स्मोक वाले बॉम्ब फेंक दिए ताकि गार्ड बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएं। और तभी हेतोर ने उनमें से एक गार्ड को मार डाला और ये देखते ही मारिया हैरान हो गई। पुलिस करीब आ रही थी, इसलिए वो सब जल्दी से पैसे लेकर वहाँ से भागे। बेस पर पहुँचने के बाद मारिया हेतोर पर गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है कि ये तो बदला लेने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर हेतोर कहने लगा कि उसे मारना जरूरी था क्योंकि उस गार्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था। तभी मारिया ने देखा कि उसका भाई गुस्तावो भी वहाँ मौजूद था और वो फिर से हेतोर पर चिल्लाने लगी कि तुमने तो वादा किया था कि इसे इन सब से दूर रखेगा। हेतोर ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये पूरा प्लान ही गुस्तावो का है। उन्होंने हैकर्स को देने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए थे ताकि उन्हें NIM चिप्स की अगली डिलीवरी के बारे में पहले से पता चल जाए। अब उनका प्लान उन 10 एथलीट्स पर हमला करने का था जो अगले कुछ वक्त में बायोनिक्स बनने वाले हैं। इधर मारिया को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वो गुस्तावो को लेकर वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन गुस्तावो कहने लगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, वो तो यहीं रहकर इस सिस्टम से लड़ना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर मारिया वहाँ से चली गई। जल्दी पुलिस ट्रक वाली जगह पर पहुंची और बचे हुए गार्ड से पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला चोरों में से एक के पास बायोनिक पैर था। इससे पुलिस को शक हो गया कि शायद मारिया भी इन सब में शामिल है। इसके बाद उन्होंने मारिया की एक्सीडेंट की फुटेज एक बार फिर से चेक की। उधर मारिया सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर उसकी जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है। अगली सुबह उसकी बहन गैबी उसके पास आई और उसके बायोनिक पैर को देखकर पूछने लगी सब सही चल रहा है ना। तब उसके पिता रिकार्डो कहने लगे कि इस बार कंपटीशन में उसके घर में से 2 बायोनिक एथलीट हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बायोनिक्स कंपनी मारिया को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। ये सुनकर मारिया तो बहुत खुश हुई, पर गैबी इतनी खुश नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ स्टेडियम में पुलिस वाले गुस्तावो से बात करने आया और उसके हाथ पर हेतोर का टैटू देखकर वो चौंक गया। वहीं दूसरी तरफ मारिया और गैबी के दरमियान ट्रेनिंग के दौरान फिर से बहस होने लगी। पुलिस वाले ने बीच में आने की कोशिश की, मगर मारिया ने अपने बायोनिक पैर से वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने ऑफिसर से पूछा कि क्या उन्होंने मारिया के एक्सीडेंट करके भागने वाले को ढूंढ लिया है, और ऑफिसर ने ना में जवाब दिया और गुस्से में मारिया उसे अपना काम ढंग से करने की हिदायत देकर वहां से चली गई। जल्दी उस पुलिस वाले ने रिकार्डो से बात की। ऑफिसर ने बताया कि मारिया का एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी तो गायब हो चुकी है, लेकिन उस गाड़ी का नंबर एक ऐसी आदमी के नाम पर रजिस्टर है जो जिंदा तो है और उसने इस हादसे से पहले ही पुलिस को फोन करके बता दिया था। लेकिन जैसे ही उसने हेतोर के बारे में बात शुरू की तो गुस्तावो ने गुस्से से कहा कि हेतोर को बिना बात के इस मामले में घसीटने की कोशिश ना करें तो बेहतर है।
है। अगले दिन गुस्तावो ने हेतोर को बताया कि पुलिस अब मारिया पर नजर रखे हुए है। गैबी उसकी बातों को छुपकर सुन रही थी और इस बारे में वो और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगी। जब उसने पुलिस को की गई कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें उसकी माँ का वो खास इटालियन गाना बैकग्राउंड में चल रहा था। पुलिस वाले ने बताया था कि कॉल एक्सीडेंट से पहले की गई थी, जिसका मतलब ये था कि मारिया पहले ही उस इंसान से मिली हुई थी जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। गैबी समझ गई कि मारिया ने इस हादसे को जानबूझकर करवाया था ताकि वो भी बायोनिक बन सके। कंपटीशन वाले दिन गैबी ने 16 इंच 7 मीटर का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। फिर मारिया ने छलांग लगाई और उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ये देखकर गैबी हैरान रह गई। दूसरे राउंड में वो दोनों अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ रही थी, लेकिन मारिया अब भी गैबी से आगे थी। इसी बीच गुस्तावो हैकर से मिली जानकारी को देख रहा था। डारियो ने नोटिस किया कि गैबी के दिमाग में स्ट्रेस काफी बड़ा था। उसने गैबी को कूदने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और मुंह के बल जा गिरी, जिस वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गई। जब गैबी को होश आई तो मारिया उसके पास ही मौजूद थी। गैबी ने कहा कि वो सब कुछ जानती है कि मारिया ने जानबूझकर वो हादसा करवाया ताकि वो भी बायोनिक बन सके। वहीं दूसरी तरफ हेतोर अब NIM चिप्स के डिलीवरी के बारे में जान गया था और उसने मारिया से कहा कि आखिरकार वो दिन आ गया जब वो दुनिया को बदल डालेंगे, लेकिन मारिया ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। हेतोर ने गुस्से से उसे याद दिलाया कि उसने ही उसे बायोनिक पैर और स्पॉन्सर्स दिलाए थे, जिसके दम पर आज उसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये सुनकर मारिया गुस्से से वहां से चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हेतोर के चाचा और गुस्तावो ने चुपके से मारिया के जूस में कुछ मिला दिया, जिससे वो चल नहीं पा रही थी। हेतोर के चाचा ने फिर गैबी को किडनैप कर लिया और रिकार्डो को बहुत मारा। मारिया सब कुछ देख रही थी पर कुछ न कर सकी। गुस्तावो हेतोर पर चिल्लाने लगा कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है और हेतोर ने उसे शांत करके उसके ऊपर भरोसा रखने को कहा। फिर उसने मारिया को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो अपने परिवार की सलामती चाहती है तो अंत तक उसका साथ देना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हेतोर ने अपना प्लान बताया। मारिया को एक बिल्डिंग से लंबा जंप लगाकर बायोनिक बिल्डिंग में घुसना होगा, फिर उसे एक ब्रीफ केस चुराना है जिसमें वो खास चिप मौजूद थी। मारिया बिल्कुल प्लान के मुताबिक बायोनिक बिल्डिंग में कूद गई और बड़ी ही आसानी से सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उनसे वो ब्रीफ केस हासिल कर लिया। लेकिन इसी बीच पुलिस को इसकी खबर हो गई। डारिया को भी जल्दी पता चल गया कि चिप्स चुरा ली गई हैं और उसने पुलिस के साथ ही CCTV कैमरा में मारिया को उन्हें चुराते हुए देख लिया। पुलिस से भागते हुए मारिया को हेतोर की बाइक दिखाई दी। गुस्से में उसने उसे अपनी गाड़ी से जबरदस्त टक्कर मार दी, मगर जल्दी उसे पता चला कि वो हेतोर नहीं बल्कि उसका अपना भाई गुस्तावो है। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। जल्दी हेतोर अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचा। मारिया ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर उन्होंने उस पर पहले वार करके उसे बेहोश कर दिया। होश में आने के बाद मारिया को उसके परिवार के साथ ही बांध दिया गया। हेतोर ने अब वो ब्रीफ केस अपने बॉस को दिया। मारिया को ये सब देखकर बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि वो समझती थी हेतोर सिस्टम को बदलना चाहता है, लेकिन वो तो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा था। अब हेतोर और उसका बॉस बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शायद उसमें 10 ही चिप्स होंगी, लेकिन उस ब्रीफ केस में उससे कहीं ज्यादा चिप्स मौजूद थी। इससे तो वो पूरी बायोनिक्स की फौज खड़ी कर सकते हैं। वो सब खुश हो रहे थे कि अचानक मारिया ने खुद को आजाद करके टेबल पर जबरदस्त टांग दे मारी, जिससे वो सारी चिप्स बिखर गई। इसके बाद हेतोर की गैंग और मारिया के बीच लड़ाई होने लगी, मगर मारिया अपनी बायोनिक्स पावर की वजह से उन पर भारी पड़ रही थी। अब गैबी ने भी खुद को जैसे तैसे आजाद कर लिया। पूरी गैंग को हराने के बाद मारिया हेतोर को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन हेतोर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसने फिर गैबी को भी मारने की कोशिश की, मगर इससे मारिया को बहुत गुस्सा आया और उसने उठकर हेतोर को जान से मार दिया। और तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। मारिया ने पुलिस के सामने सरेंडर करने के बजाय भागना सही समझा। पुलिस से भागते हुए उसकी टांग तारों के जाल में फंस गई। मारिया ने वहां से निकलने के लिए अपने बायोनिक पैर को ही खोल दिया, जिससे वो सीधा नीचे जा गिरी और बुरी तरह जख्मी हो गई। दूसरी तरफ गैबी एक टांग पर ही चलकर पास खड़ी एक कार में घुसी और अपनी बहन को पुलिस से बचा कर ले गई। अब एक तरफ डारियो को गुस्तावो बहुत बुरी हालत में मिला, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। इस वाकये के 6 महीने बाद पुलिस अब भी उन्हें ढूंढ रही थी और वो दोनों एक अनजान जगह पर अपाहिज बच्चों के लिए स्कूल चला रही थी। डारियो ने वहां आकर उनके काम की तारीफ की और पूछा इन सब के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। इसके बाद हम दोनों बहनों को हेतोर के बॉस से मिलते हुए देखते हैं। उन्होंने उसे समझाया कि बायोनिक्स की फौज की जरूरत नहीं है, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो 3 ही काफी हैं। जिस पर बॉस ने पूछा कि ये तीसरा कौन है, और तब वहां तकरीबन पूरी तरह से बायोनिक बन चुका गुस्तावो आया। बॉस ने उसकी पावर टेस्ट करने के लिए अपने लोगों को उस पर हमला करने को कहा, लेकिन गुस्तावो ने बड़ी ही आसानी से पहले गुंडे को पीट कर उससे उसका आयरन
आयरन राड छीन लिया और दूसरे गुंडे ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उसने आयरन राड की मदद से गोली को इस तरह से मारा कि वो बॉस की टोपी के अंदर से गुजरी। बॉस ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने डील पक्की कर दी। उसी से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल अब वो तीनों बहन भाई अच्छे कामों के लिए करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।